प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 5 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो पार्ट 2 है इस अध्याय का। इसके पहले हमने एक वीडियो और दे दिया है इस अध्याय का, आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक के वीडियो भी कंटिन्यू उपलब्ध हैं 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट पर। तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, यह चैनल आप ही के लिए है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, बायो सेवर्ट का नियम कई बार परीक्षा में आता है। तो बायो सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, और फिर इसकी सहायता से 1 एम्पियर यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा भी जानेंगे। फिर तीसरे नंबर पे अपन जानेंगे कि निर्वात की चुंबकनशीलता जो μ0 होती है, तो उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, उसका मान क्या होता है। ये जो तीसरे नंबर का टॉपिक है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है, 1 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। कई बार आप लोगों बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लेते हैं, लेकिन आया कि इसका सदिश रूप भी लिखिए, तो ये भी आपको जानना जरूरी होगा। इसके बाद देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कुछ बड़ा है, आपकी 4 अंक के क्वेश्चन में आने लायक क्वेश्चन है। क्या? वृत्तीय धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल मिलाकर के यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम। धारावाही चालक तार के लिए है नियम, है ना। धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अभी चित्र को समझाएंगे। धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके किसी अल्पांश द्वारा तार के निकट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों ने एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ये इस प्रकार है, यानी आपको नियम में चलने के पहले आपको नियम का इंट्रो देना पड़ेगा। अरे इंट्रो कुछ नहीं है, इतनी सी बात है कि धारावाही चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके किसी अल्पांश के द्वारा तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसे ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया। तो इसका इंट्रो करके आपको लिखना होगा। अब इसको समझे भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस चित्र में बनी हुई है एक चालक तार, x/1 चालक तार है। तार अब किसी की भी हो सकती, कोई भी धातु की हो सकती है ना। तो x/1 चालक तार है। अब उस तार का एक छोटा सा टुकड़ा, एक अल्पांश लिया अपन ने, पीस करना नहीं है, मानना है ना। तो उसका एक अल्पांश लिया AB, है ना। इसकी लंबाई कितनी है DL, इसकी लंबाई ये DL है। अब इससे, है ना, इससे r दूरी पर इसी तल में कोई बिंदु P है, इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इतनी बात समझ में आई। ये थीटा के बारे में बता दूं, इसका भी बहुत रोल होने वाला है। तो ये है क्या, ये है, देखिए ये AB क्या हुआ, अल्पांश हुआ, और ये बिंदु P हुआ। तो बिंदु P को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा, यानी ये हो गई OP बोले, है ना। ये O बिंदु है, OP अल्पांश से मिलाने वाली, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा यानी OP, और अल्पांश के बीच बना कोण थीटा क्या हुआ, आई बात समझ में। अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये बात और बता दूँ, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो इसको हमने बताया था पिछले वीडियो में, दाएं हाथ का नियम। उसमें हमने कहा था कि अंगूठा और अंगुली को इस प्रकार फैलाओ कि दोनों परस्पर लंबवत हों, है ना। कुछ इस प्रकार से याद दिला दूं आपको कि जैसे ये चालक तार हो गया, ये पेन हमारा। अब ये अंगूठा यदि धारा की दिशा में है, ये अंगूठा धारा की दिशा में है, और अंगुलियाँ कुछ इस प्रकार है। अब अंगुलियाँ जिस तरफ मोड़ेंगी, है ना, जिस तरफ मोड़ेंगी है, ये वो क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा। तो कागज तल के लंबवत नीचे, यानी इस पर जो होगा, जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कागज तल के लंबवत नीचे है। यहाँ एक बात और बता दूं, यहाँ पर अपन ने ये देखिए क्रॉस करके बनाया P के ऊपर, ये एक प्रतीक है प्यारे विद्यार्थियों।
अगर जो कागज़ तल के लंबवत नीचे की ओर डायरेक्शन बनाना होता है तो क्रॉस बनाते हैं, और कागज़ तल पर ही बनाना हो तो अपन केवल डॉट बना देंगे, ऐसे करके डॉट बना देंगे ऐसे यहाँ पर ये, तो ये कागज़ तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। और ऐसे करके बनाएंगे ऐसे करके तो ये कागज़ तल के लंबवत नीचे होगा। ये छोटी छोटी बातें ये आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो आपको हमने यहाँ पर बताया इसको लिखना पड़ेगा, फिजिक्स में लिखने पे नंबर मिलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताऊँ क्या लिखना है आपको कि एक्स वाई क्या है, बताते जाइए। एक्स वाई क्या है, चालक तार, धारावाही चालक तार है। एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, ये चालक तार, ठीक है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, किस दिशा में, एक्स से वाई की ओर। इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब इसके अल्पांश, इसका अल्पांश क्या है, ए बी है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, डी एल है। इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या माना, डीवी। और ये अपन ने ऐसे करके डिस्क्राइब करने का ये चिन्ह लगा दिया, यानी अब डीवी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ, बता दूँ कि क्या होता है। जो डीवी उत्पन्न होगी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो काय के अनुक्रमानुपाती होगी। यहाँ पर शॉर्ट बता देता हूँ, देखिए डीवी अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती हो जाएगी आई के, है ना, धारा आई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, है ना, और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, है ना, साइन थीटा के, और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी ये आर के, है ना, आर स्क्वायर के, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब ये चारों पॉइंट को संयुक्त कर देंगे, वायु सेवट का नियम बन जाएगा। बहुत इजी है, पर इसको अपन को डिटेल में कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते, कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल करना है, ठीक है। ये जैसे अभी हमने बताया ना चारों पॉइंट को, तो ऐसे ही लिखना है आपको, लिखते बनना चाहिए आपको, लिखने पे नंबर होते हैं। चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डी बी चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती हुई, लिख दिया अपन ने, अर्थात डी बी अनुक्रमानुपाती आई। दूसरी बात, अनुक्रमानुपाती का मतलब तो जानते होंगे ना, यानी आई बढ़ेगी, आई का मान बढ़ेगा, धारा की प्रबलता बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, है ना, ये मतलब हुआ। और अल्पांश की लंबाई डी एल के अनुक्रमानुपाती होती है ना, अल्पांश की लंबाई जितनी लेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी, है ना, ये हुआ। अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो तो इसको आपको थोड़ी सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, यानी साइन का मतलब होता है ज्या, और थीटा का मतलब हमने बताया था ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, है ना, यानी OP रेखा जो अभी हमने बताई थी, ऐसा कि जैसे ये अल्पांश हो गया और यहाँ पर बिंदु P हो गया, तो ये अल्पांश हो गया ये, और ये बिंदु P हो गया, तो मिलाने वाली रेखा ये अल्पांश और बिंदु P को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच बना ये वाला कोण है थीटा, है ना, थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण यानी कि क्या, थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ज्या यानी साइन, है ना, तो यानी लिख दिया डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब चौथा पॉइंट अल्पांश से बिंदु P की दूरी, अल्पांश से बिंदु P की दूरी यानी r, है ना, के वर्ग के, इसके लगा ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये चारों पॉइंट को आप मिला करके 1 2 3 ये चारों पॉइंटों को मिला करके आप संयुक्त करके लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जो अनुक्रमानुपाती है वो ऊपर लिख दीजिए, जो व्युत्क्रमानुपाती है वो नीचे लिखें। तो आई डी एल और साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा ये ऊपर लिख दीजिए और बटे में आर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी डी बी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, इसको डिस्क्राइब कर देंगे आप तो वायु सेवट का नियम बन जाएगा। अच्छा, इसको याद करने की भी मैं एक ट्रिक बता दूं। देखिए आइडियल एक शब्द बन गया ना, आइडियल यानी एक प्रकार से आदर्श होता है ना, तो उससे आपको याद रखना है आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ऐसे करके आपको याद रख लेना है ना, ये ट्रिक हो गई। तो यानी डी बी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है कभी भी, तो फिजिक्स में एक अनुपातिक
नियतांक आ जाता है। यानी अब कुछ इस प्रकार की कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा, बराबर का चिन्ह लगाए, तो यहाँ पर स्मॉल के लिख दिए, स्मॉल के, है ना, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख रहने दिए। अब जब के लिखे हैं आप, तो के बारे में बताइए। के एक अनुपातिक नियतांक है। सीजीएस पद्धति में तो इसका मान 1 हो जाता है। तो अगर सीजीएस पद्धति में बायो-सेवर्ट का नियम लिखने के लिए आए तो आप इतना ही लिखेंगे, डी बराबर आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो सीजीएस पद्धति में 1 होता है इसका मान, लेकिन एसआई पद्धति में इस के का मान म्यू 0 बटे 4 पाई होता है। अब म्यू 0 एक नया प्रतीक आ गया। तो फिजिक्स में क्या होता है, नया प्रतीक जब भी आए आप उसको इंट्रो कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ म्यू 0 निर्वात की चुंबकनशीलता है ना। तो ये आप म्यू 0 के बारे में लिख दिए। तो के का मान कितना है कुल मिला करके, के का मान कितना होता है म्यू 0 बटे 4 पाई। तो इस के की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे, के की जगह पर क्या लिख देंगे, म्यू 0 बटे 4 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका बायो-सेवर्ट का नियम। कौन सी पद्धति में हो गया ये, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा टेस्ला। अब इसका संख्यात्मक मान निकाला जाता है तो इसका मान 10⁻⁻7 होता है। तो इसका आप यहाँ पर मान भर देंगे तो इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है बायो-सेवर्ट के नियम का, है ना। तो ये दोनों रूप हो गए बायो-सेवर्ट के नियम का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से सीख लीजिएगा और नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए आप कहते थे सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, तो नोट्स कॉपी में तो पूरा लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स में आपको इसका चित्र बता देना है और चित्र बना देना है और आपको ये लिख देना है, इतना सा लिख देना है ये। अब आपको इतना याद रहेगा तो पूरा नियम लिखने में वार्षिक परीक्षा में मदद मिलेगी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से, जो बायो-सेवर्ट का नियम आपने ये पढ़ा था, इस नियम की सहायता से विद्युत धारा का मात्रक जो एसआई मात्रक है एम्पियर, इसकी परिभाषा कैसे निकाली जा सकती है। ये प्रश्न पिछले वर्ष कई बार तिमाही छमाही वगैरह परीक्षा में आया है ना, वार्षिक परीक्षा में भी इसको पूछा गया था, है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो मात्रक है, वार्षिक परीक्षा कह रहा हूँ, प्री बोर्ड में आया था, है ना। तो ये प्रश्न आपको ध्यान देना चाहिए। ये इसमें क्या करना है, 1 एम्पियर की परिभाषा देना बायो-सेवर्ट के नियम से, है ना। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ऐसा आ गया क्वेश्चन, तब तो ये करना ही होगा ना। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखिए। अपन ने लिखा बायो-सेवर्ट का नियम, ये जो था, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर 1 एम्पियर की परिभाषा यानी आई की परिभाषा निकालना है, यानी आई बराबर 1 करना है। यहाँ ऐसा सिस्टम कीजिए, ऐसे मान उत्पन्न कीजिए कि आई बराबर 1 हो जाए। तो चलिए देखते हैं आई बराबर 1 कब कब हो सकता है। यदि डी एल, यदि बोल रहा हूँ यदि डी एल का मान 1 हो जाए, 1। अब मीटर क्यों लिखे हैं, क्योंकि एम्पियर एसआई पद्धति में है कि सीजीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में है ना। मात्रक धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है ना। तो एसआई मात्रक होता है तो सभी मात्रकों को आप इसमें जो लिखेंगे ना, एसआई मात्रक ही लिखेंगे। तो डीएल क्या है, डीएल क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होगा, तो डीएल बराबर 1 मीटर। आई बात समझ में। अच्छा, आर क्या है, दूरी थी, है ना, दूरी आपने समझा ना, चालक तार से अल्पांश की दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर। तो आर बराबर भी 1, यानी डीएल बराबर भी 1 कर दिए, आर बराबर भी 1 कर दिए, है ना। और यदि हम कुछ उपाय करके साइन थीटा बराबर भी 1 कर दें, तो साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 हो, यानी साइन 90 इक्वल टू 1। और अब देखिए, और यहाँ पर dB के मान कितना हो जाए, dB का मान 10⁻⁻7 हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, चलिए रख के देखते हैं, फिर मैं इस चित्र के बारे में बताऊंगा। रख के देखते हैं। ये dB की जगह पर हम 10⁻⁻7 टेस्ला, एसआई पद्धति में इसलिए टेस्ला, ठीक है। आप 10⁻⁻7 तो ये पहले ही से था, है ना, म्यू 0 बटे 4 पाई का मान ये, ठीक है। आई का मान नहीं, आई का मान तो निकालना है, तो आई को आई लिख रहे दिए। डीएल का मान 1, डीएल बराबर 1। साइन थीटा का मान कितना, 1, ये 1, तो साइन थीटा की जगह पर भी 1 लिख दिए, पूरे की जगह साइन 90 हो गया तो 1 हो गया। आर का मान कितना, 1, तो 1 का वर्ग 1। अब क्या हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया,
तो देखिए 10 की घात -7 से 10 की घात -7 कट जाएंगे, तो यहाँ तो एक आ गया 1, और यहाँ भी I का 1 में गुणा करेंगे, है ना, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे, तो फाइनली ऊपर क्या बचेगा, I, ऊपर बचेगा I, नीचे बचा 1, तो 1 का यहाँ के 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, क्योंकि ये कट करके यहाँ तो 1 आएगा ना, 1 का इस 1 में गुणा करे तो 1 आया, और यहाँ फाइनली I भर बचेगा ना गुणा करने पर, तो I बराबर 1 हुआ। I बराबर कितना हो गया, 1 एम्पियर। I बराबर 1 एम्पियर हो गया। तो 1 एम्पियर की परिभाषा निकल आएगी। तो यदि ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यदि शब्द लिखा है तो पहली बात है कि 90 कब होगा, ये थीटा 90 कब होगा। तो थीटा 90 कब होगा, जब आपने जाना है ना कि ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या परिधि पर या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो भाई आपको त्रिज्यीय क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो यानी ऐसा माने कि जो चालक तार सीधी थी ऐसे करके, ऐसे सीधी थी, उसको आपने मोड़ करके इस टाइप से वृत्तीय शेप में दे दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं DL बराबर 1 हो, तो तार का जो अल्पांश लिए थे AB, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, चाप। तो चाप की लंबाई कितनी होना चाहिए, 1 मीटर। चाप की लंबाई कितनी होना चाहिए, 1 मीटर। फिर R बराबर 1, तो यानी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर होने चाहिए। और केंद्र पर ये देखिए, ये DB का मान कितना मान लिए थे, 10 की घात -7। तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होनी चाहिए, 10 की घात -7 टेस्ला। अगर ऐसा हो रहा है तो I का मान 1 एम्पियर होगा। अब इसी को आपको लिखना है यहाँ पर, जो यहाँ पर आपने लिखे हैं। कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर वह धारा है, क्योंकि धारा प्रवाहित करोगे तभी उत्पन्न होगी ना यहाँ तीव्रता। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। कौन सी विद्युत धारा है उसके बारे में बताइए। चलिए, जो वायु या निर्वात में, क्योंकि वायु निर्वात में SI पद्धति में K का मान μ0/4 हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो या वायु या निर्वात में रखे किसी चालक के, चालक तार को आपने ऐसा मोड़ दिया, किसी चालक के 1 मीटर त्रिज्या, चालक की त्रिज्या कितनी, 1 मीटर, चालक की 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर चाप में प्रवाहित करने पर। धारा को कहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, घबराइए नहीं, आराम से, आराम से। किसी चालक के 1 मीटर त्रिज्या, है ना, और 1 मीटर त्रिज्या वाले, और चाप कितना, 1 मीटर लंबाई का जो चाप रहेगा, उसमें प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर कितना उत्पन्न कर दे, 10 की घात -7, ये 10 की घात -7 टेस्ला की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, उस धारा को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। आई बात समझ में। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, कौन सी विद्युत धारा है, जो वायु या निर्वात में रखे किसी चालक के 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर वाला जो चाप है उसमें प्रवाहित करें, तो केंद्र पर 10 की घात -7 टेस्ला की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। ये हो गई इसकी परिभाषा। आ गई बात समझ में। एक दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा परिभाषा बनाने की। इसको समझ करके आप ये लिखेंगे तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं μ0 यानी चुंबकनशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। देखिए, निर्वात की चुंबकनशीलता μ0 का मात्रक एवं विमीय सूत्र और मान। तो बायोसेवर्ट का नियम dB बराबर μ0/4 आइडियल साइन θ/r², इतना तो होता है। अब आपको काय का मान निकालना है, काय का मात्रक निकालना है μ0 का। तो μ0 को भाई यहीं लिखे रहने दीजिए, μ0 को यहीं लिखे रहने दीजिए। बाकी का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर कैसा होता है, नीचे के पद ऊपर चले जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो बटे में 1 मान लें, तो नीचे की ये जो पद हैं ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और ऊपर के जितने पद हैं वो नीचे चले जाएंगे। यही यहाँ पर पक्षांतर हो गया। आपसे बनता है इतनी छोटी छोटी बात है। μ0 ये लिखा है, देखिए 4πr², 4πr² ऊपर चले जाएंगे इसके साथ dB के साथ, तो लिख गया dB 4πr², और IDL है ना, आइडियल साइन थीटा ये नीचे आ गया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर μ0 का मात्रक निकालना है। तो देखिए भाई, साइन थीटा का तो मात्रक नहीं होता,
4 पाई का मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये संख्यात्मक पद है ना, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। तो बचा क्या, dv। तो हमको dv का मात्रक मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बचा है, r, तो r स्क्वायर का मात्रक मालूम होना चाहिए, और ये r स्क्वायर बचा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, i, तो i का मात्रक मालूम होना चाहिए, और ये क्या है, dl, इतने का मात्रक, dl का मात्रक मालूम होना चाहिए। अब बताइए इसमें से आपको कितने कितने का मात्रक मालूम है। देखिए dl क्या है, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक हुआ मीटर। i क्या है, धारा, तो धारा का मात्रक हुआ एम्पियर, ए लिख दिए। ये r क्या है, दूरी थी ना, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर आ जाएगा, लेकिन वर्ग है तो मीटर का इसको लिख दिए। तो आपको 1 2 3 चीज़ का मात्रक तो पता हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था, आपको ये याद रख लेना चाहिए। कई मात्रक होते चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, उसका एक मात्रक ये भी होता है न्यूटन एम्पियर की घात ऋण 1 और मीटर की घात ऋण 1। इसको ऐसा पढ़ लेते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हमने लिख दिया। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई, देखिए यहाँ मीटर की घात कितनी थी, 2, और यहाँ मीटर एक बार है, तो एक कट करके 1 मीटर बचेगा ना, यानी यहाँ पर मीटर एम भर बचेगा, एम भर बचेगा, एक एम कट जाएगा, 1 एम बचेगा, क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर था। तो उस एम का इस वाले एम में गुणा करेंगे, तो घातें इसकी ऋण हो गई। मैं यहाँ पर समझा दूँ थोड़ी सा, इसकी घातें कितनी है, एम की घात ऋण 1, और यहाँ पर हल करने पर क्या बचेगा, एम बचेगा। तो ये दोनों फिर हल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एम की घात 0, और किसी की घात 0 होती है उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब एम कट गए, एम सब कट गए यहाँ पर, है ना, कट गए। तो क्या बचा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या बचा हुआ है, अभी इतना बचा हुआ पद, इतना। अब इसको कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेशन करना है। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करें, ए ऊपर कितनी घात है, ऋण 1, ये और जाएगा तो इसकी भी घात ऋण हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा इसकी घात, ए की घात ऋण 2, और न्यूटन, तो क्या हो गया, न्यूटन एम्पियर की घात ऋण 2, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका एक मात्रक ये हो गया। अब दूसरा मात्रक इसका ये होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है, kgm s की घात ऋण 2 और a की घात ऋण 2। अब ये कैसे आ गया भाई, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए न्यूटन का मान होता है, न्यूटन का मान होता है 1 न्यूटन बराबर, मतलब न्यूटन की जो किलोग्राम में लाते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, किलोग्राम, है ना, द्रव्यमान का, लंबाई का मीटर, है ना, समय का सेकंड। तो मूल मात्रक के रूप में न्यूटन को ला रहे हैं, तो न्यूटन की जगह पर हम लिखेंगे kgm और s की घात ऋण 2, यानी ये न्यूटन बराबर हो गया। और ये ज्यों का त्यों लिखा रहा, तो इसका दूसरा रूप ये भी होता है, ठीक है। अब इसको हमने क्यों बताया, 2 वजह। एक तो आपको जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में माना कि आ गया μ0 का मात्रक है, और ये लिखा ही नहीं, ये वाला लिखा है तब, इसलिए आपको दोनों मालूम होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद हम कहें विमीय सूत्र निकालिए, तो इससे आपको विमीय सूत्र निकालते फटाक से बनेगा, क्योंकि सभी मूल मात्रक हैं, है ना। ये द्रव्यमान का किलोग्राम, मीटर लंबाई का, एस यानी सेकेंड यानी समय का, एम्पियर यानी धारा का। तो अब ये आपने लिख दिया μ0 बराबर μ0 का मात्रक ये हुआ। अब इसको आपको विमीय विश्लेषण में आपने पढ़ा होगा किलोग्राम यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के प्रतीक में अपन क्या लिख देते, एम, फिर ये क्या है, एम, स्मॉल एम यानी मीटर यानी लंबाई, तो लिख दिए एल, ठीक है ना। एस यानी सेकेंड यानी टी से दर्शाते हैं, टाइम, तो यहाँ पर टी लिख दिए, और इसकी घात कितनी थी, ऋण 2 लिख दिए। एम्पियर को एम्पियर ही से लिखते हैं, ए, और इसकी घात ऋण 2, बन गया विमीय सूत्र। कितना आसान है, कितना आसान है, यानी आपको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना है। अब चलिए इसके मान की बात करता हूँ। कई बार इसका प्रश्न खाली स्थान में आ जाता है कि μ0 का चुंबकनशीलता का मान कितना होता है। तो अब भी हमने वायु सेवट के नियम में बताया था कि μ0/4 पाई का मान होता है 10 की घात -7 न्यूटन एम्पियर की घात ऋण 2, इतना होता है। अब आपको μ0 का ही तो मान चाहिए, तो μ0 यहीं लिख रहे हैं, इसका यहाँ तिर्यक गुणा कर दें, तो μ0 बराबर आ जाएगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7 न्यूटन एम्पियर की घात ऋण 2। आई बात समझ में, आ गई होगी बात समझ में।
तो इसका ही क्या हो गया, मात्रक भी हो गया। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बता देते हैं बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखने के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है ना। कैसा है, यहाँ देखिए, है ना। बायो-सेवर्ट का बेसिक नियम ये था, बेसिक नियम ये था। अब यहाँ पर हम वैसे इसको करने की सदस्य वाली विधि है वो थोड़ी सा दूसरी है। हम जानते हैं कि बायो वाले विद्यार्थी भी फिजिक्स लिए हैं, तो इसलिए हमने सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। देखिए, आर का ऊपर और नीचे गुणा कर दिए, ये आर का ऊपर और नीचे गुणा कर दिए, कर सकते हैं ना, किसी भिन्न के अंश और हर में एक निश्चित संख्या का गुणा, तो ये गुणा कर दिए। तो जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा आर स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा, आर की घात 3 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं, आर की घात 3, ये आर की, इसके बाद ये लाइन है आर की घात, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आर की घात 3 हो। ठीक है। बाकी नियतांक वगैरह ज्यों के त्यों, म्यू 0/4 पाई आई डी एल। ठीक है। और ये जो आर बच गया था, इस आर को हमने यहाँ ला करके रख दिया, इस आर को यहाँ रख दिए, तो ये देखिए आई डी एल आर साइन थीटा, इतना हो गया। अब आपने कक्षा 11वीं में शायद सदिश विश्लेषण में पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन होता है क्रॉस गुणा में सदिशों का। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सदिश राशि है, कौन कौन सदिश राशि है। यहाँ पर ये आर और डी एल ये सदिश राशि है ना। तो इसके ऊपर आपने वेक्टर लगा देना है, इसके ऊपर वेक्टर लगा देना है। तो ये वेक्टर लगा दिए, तो ये जब वेक्टर लगा देंगे तो ये ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है, इसका मान तो 1 होता है परिमाण, यानी ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन। उल्टा पढ़ें तो ए बी साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पढ़िए डी एल आर, डी एल एक पद है, डी एल और आर साइन थीटा, डी एल आर साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा, इन्हीं दोनों के बीच में क्रॉस, जैसे इन्हीं दोनों को अपन बदलते हैं सदिश में तो इन्हीं दोनों के बीच में क्रॉस लग जाता है, साइन थीटा हट जाता है। तो ऐसा ही यहाँ होगा कि ये साइन थीटा हट जाएगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस लग जाएगा। ये देखिए आ गया डी एल क्रॉस आर, और आई तो जो को तो लिखा ही हो गया इसका सदिश रूप। आ गई बात समझ में, मतलब लिखने के लिए आए तो आपको ये लिख सकते हैं। अब बायो-सेवर्ट के नियम को ही लाप्लास का नियम या एम्पियर का नियम भी कहते हैं। ठीक है। ये सत्य असत्य में आ सकता है, इसलिए बता दी। ऐसी बातें आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना चाहिए। ठीक है ना। तो इतनी बातें हो गई, इसको आप अच्छे से नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्तीय धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। वैसे अब आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं जाएगी क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम इसमें लगना है। ठीक है ना। तो वृत्तीय धारावाहिक कुंडली, वृत्तीय धारावाहिक कुंडली मतलब अब मैं यहाँ समझा दूंगा और इसी को यहाँ पर जो आपने समझेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। माना ए बी एक चालक तार है, आप कहेंगे सर चालक तार ऐसे क्या होगी, चालक तार को मोड़ करके वृत्तीय शेप में आर त्रिज्या वाली कुंडली के रूप में मोड़ करके बना दिया गया है। ये तार है, इसको आर त्रिज्या वाली कुंडली के रूप में मोड़ करके बना दिया गया है ना, जिसका केंद्र O है और जो धारा है ए से बी डायरेक्शन में ऐसे प्रवाहित होती है, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। आई बात समझ में इतना कि धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। एक चालक तार ए बी, इसको आर त्रिज्या और ओ केंद्र वाली कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया। इसमें आई धारा, ये आई धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके केंद्र पर तीव्रता उत्पन्न हुई, उसको ज्ञात करना है, ये आपका उद्देश्य हुआ। यानी पहले आपको इस चित्र का वर्णन करते हुए उद्देश्य लिख देना है कि आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये उद्देश्य हो गया डेरिवेशन का। अब इस हेतु ये जो कुंडली है, कुंडली की जो परिधि है, इसको हम छोटे छोटे अल्पांश में लेते हैं, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ऐसे ढेर सारे अल्पांश, 2 3 4 ठो बना दिए। अब आप कहेंगे सर अल्पांश में क्यों, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम अल्पांश में ही लगा था ना, तो इसलिए अल्पांश माने अपन ने। तो इस हेतु कुंडली की परिधि को कई छोटे छोटे अल्पांश ए बी, बी सी, सी डी, ए बी, फिर बी सी, सी डी इत्यादि डैश डैश डैश, यानी आगे भी है पर पूरे नहीं बनाना, डैश डैश आदि में विभक्त मानते हैं। ठीक है। तो अब पहला अल्पांश लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ए बी।
तो अल्पांश ए बी के कारण केंद्र ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई वो कितनी होगी, बायो-सेवर्ट के नियम से। जो भी नियम लगाना आपको साइड में लिख देना है। तो उसको हम दर्शा रहे हैं डी से, dB1 से। तो dB1 बराबर μ0/4 क्या था नियम, आई डी एल साइन थीटा था ना। तो dl क्या था, अल्पांश की लंबाई, यहाँ अल्पांश की लंबाई क्या है ए बी, तो dl की जगह पर क्या आ गया ए बी। तो क्या हो गया आई ए बी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो दूरी इस अल्पांश की बिंदु ओ यहाँ पर निकालना ना तीव्रता, तो दूरी कितनी है, आर है, त्रिज्या है ना। ये दूरी यहाँ पर लिख दें, ये दूरी है आर है, ठीक है। तो दूरी का वर्ग, बायो-सेवर्ट का नियम लगा दिए। अच्छा, अब यहाँ पर हाँ आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कोण कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थी याद आ गई होगी आपको बात कि ये त्रिज्या है और ये परिधि है, तो त्रिज्या परिधि पर लंब हुई, यानी यहाँ पर कोण 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि त्रिज्या परिधि पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए थीटा बराबर ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। साइन 90 का मान यहाँ पर साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में, इतने का मान 1 हो गया। तो कितना बचा, आई ए बी और बटे में ये आर स्क्वायर, ठीक है ना। μ0/4 लिखे रहने दिए। ये एक अल्पांश के कारण यहाँ पर, इस अल्पांश के कारण यहाँ पर उत्पन्न तीव्रता, इसी प्रकार इस अल्पांश के कारण भी यहाँ तीव्रता इतनी होगी, इसके कारण भी तीव्रता इतनी होगी। सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ पर जो लिखा है ए बी, तो अगली बार हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी सी, फिर अगली बार क्या लिख देंगे, सी डी। लेकिन उसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अल्पांश BC के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको dB2 से दर्शाइए। μ0/4 ज्यों का त्यों रहेगा। आई ये AB की जगह पर हो गया BC/r स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा अल्पांश, तीसरा अल्पांश क्या है, CD। तो CD के कारण तीव्रता, तो यहाँ जहाँ BC लिखा है वहाँ पर आप क्या कर दीजिए CD, बाकी ज्यों का त्यों, ठीक है ना। इसको dB3 से दर्शा दिए। आप जो जितने भी अल्पांश होंगे इसी प्रकार आपको लिख देना है। इसी प्रकार अन्य अल्पांशों के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, है ना। और आपको ऐसे करके डैश 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 कर देना है, सबके लिए नहीं निकालते रहना है, ठीक है ना। आप ये लाइन को समझिए, इस लाइन को आपको अच्छे से समझना होगा। क्या लिखा है, सभी अल्पांशों के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अर्थात एक ही दिशा में होगी। क्यों होगी कागज तल के लंबवत केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्यों होगी, थोड़ी चित्र देख करके समझिए, है ना। धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये ठीक है। आप दाएं हाथ का नियम लगाइए, धारा की दिशा में अंगूठा रख रहे हैं, ये अंगूठा रख रहे हैं। अब अंगुलियां किस तरफ मुड़ेंगी, ये नीचे की ओर मुड़ रही है ना। तो यहाँ पर कागज तल के लंबवत नीचे की ओर डायरेक्शन जाएगी, इसलिए कागज तल के लंबवत नीचे है तो हमने यहाँ क्रॉस बनाया है। लंबवत ऊपर की ओर होता तो केवल डॉट बस बनाते, इसको ध्यान रखना है। तो इस लाइन को समझाते फिर से, है ना। यहाँ पर तो हमने ये लिखा कि सभी अल्पांशों के कारण जो ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह कागज तल के लंबवत एक ही दिशा में होगी। तो जब सभी की दिशा एक ही है, सभी की दिशा एक ही है, तो क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे, यानी पूरी वृत्ति कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न तीव्रता B निकालेंगे तो सभी का योग हो जाएगा। यानी B बराबर, B क्या हो गई, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस डैश 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 डैश। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो dB1 का मान आया था, dB1 का मान यहाँ पर भर दिए, dB1 का मान, यहाँ पर dB2 का मान है, यहाँ पर ये dB3 का मान है, प्लस डैश 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 ये कर दिए, ये सभी के मान भर दिए, है ना। आप बात आ गई होगी समझ में, dB1 का मान, dB2 का मान, dB3 का मान, प्लस डैश डैश और सब में ये प्लस लगा दिए। अब इसमें आपको जो देखना है, जो कॉमन है, एक सा पद है, उसको बाहर निकाल देना है। तो सब में म्यू जीरो है, 4 पाई ये 4 पाई है, और क्या दिख रहा है आपको, आई सब में दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर। तो म्यू 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी, यहाँ क्या बचेगा, इतना कॉमन निकल आया ना, इतना, तो यहाँ बचेगा ए बी, यहाँ बचेगा बी सी, और यहाँ क्या बचेगा, सी डी।
बीच में लगाते गए प्लस, डैश 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 डैश, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर आप बताइए, मैं कुंडली को फिर से रख दूँ आपके सामने, तब समझ में आएगी बात। यहाँ पर देखिए ये कुंडली, अब इसका ये अल्पांश धन ये अल्पांश धन ये अल्पांश धन ये अल्पांश, सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरी कुंडली बन जाएगी, यानी परिधि बन जाएगी। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही हम बता रहे हैं यहाँ कि b बराबर μ0/4πi/r² गुणित कुंडली की परिधि। तो इतने का मान कुंडली की परिधि, क्योंकि सभी टुकड़े जुड़ गए तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अब इस पाई से इस पाई को नहीं काटना आपको, क्योंकि ये एक नीतांक वाला पद है ना, इसको लिखे रहने देना है ये। लेकिन ये r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है, एक r इससे कट गया तो यहाँ r बचा। इसको सिस्टमेटिक जमा दीजिए, 2 फिर पाई फिर i, ठीक है ना, 2πi, ये r कट गया था, बटे में एक r बचा यहाँ पर, ठीक है। ये तीव्रता हुई, केंद्र पर इतनी तीव्रता हुई। लेकिन जब फेरा एक है, एक ही राउंड है तो, लेकिन अगर ऐसे ऐसे कई राउंड हो तो, n फेरे हो तो इसमें n का गुणा हो जाएगा, यानी सूत्र कितना हो जाएगा यहाँ पर, n और लिख दीजिएगा, यानी हो जाएगा 2n, यहाँ 2n पाई i बटे r, ठीक है। बाकी जो कहते हो SI पद्धति में, इसलिए वेबर बटे मीटर स्क्वायर, b का एक मात्रक ये भी होता है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आज की क्लास में भले कठिन टॉपिक पढ़ाया हूँ, पर एक बात समझ में आई होगी। प्यारे विद्यार्थी, यदि आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऐसे वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अभी रात के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय हल्ला आवाज़ कुछ कम आती है और पंखा वगैरह सब बंद है, और समझ रहे होंगे कि कितनी गर्मी मेरे को लग रही होगी। तो इतनी मेहनत आपके लिए है प्यारे विद्यार्थियों, आपके सपोर्ट की अपेक्षा रखता हूँ। बस इतना ही कहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद।